नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1037 किलोमीटर लंबे पूरे राजस्थान से लगते बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जमीन पर बीएसएफ तो आसमान में एयरफोर्स अलर्ट पर है। वेस्टर्न सेक्टर के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर है। यहाँ से 3 रात कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग की जा रही है। दूसरी ओर जमीन पर बीएसएफ ने अपनी गश्त बढ़ा दी। इसके लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। जवान जीरो लाइन के पास यानी तारबंदी का गेट खोलकर अपनी जमीन पर गश्त कर रहे हैं। इन्हें हर संदिग्ध स्थिति से सीधे निपटने के निर्देश है, यानी हल्की हरकत पर भी जवानों को गोली मार देने की छूट है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी 24 घंटे सक्रिय कर दिए गए हैं। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि सरहदी गांव खाली नहीं करवाए गए हैं, लेकिन तैयार रहने को कहा गया है, यानी आपात स्थिति में यहां के लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। बैकअप के लिए बैरक से अतिरिक्त जवानों को बाहर निकाला गया। दूसरी ओर वेस्टर्न सेक्टर के 5 से ज्यादा एयरबेस से दिन रात लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। बीती रात ऑपरेशन के बाद पूरे पश्चिमी क्षेत्र में विमानों की तेज गर्जना थी। सुबह 6 बजे तक विमान लैंड हो गए थे। इसके बाद सुबह 10 बजे से फिर विमानों ने उड़ान भरी। जोधपुर, उत्तरलाई, जैसलमेर, नाल, फलोदी से 2 दिन के लिए जारी किए गए नोटम के तहत युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI विमान से घातक हथियारों के साथ पूरी सीमा की गंगानगर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक चौकसी की जा रही है। वहीं राजस्थान में बुधवार को 1999 में कारगिल युद्ध जैसे नज़ारे फिर दिखाई दिए। जैसे ही जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, अलवर समेत कई शहरों, कस्बों व गाँव में अलग अलग तरह की सिविल डिफेंस मॉकड्रिल की गई। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाकर लोगों को किसी भी हमले की स्थिति से बचने के तरीके बताए गए। सीकर में मॉल से घायल को बचाने, जयपुर में बीएसएनएल ऑफिस पर एयर स्ट्राइक, उदयपुर में गैस प्लांट पर हवाई हमले, जैसलमेर में एक होटल पर हमले के बाद लगी आग बुझाने, बांसवाड़ा के कॉलेज में ब्लास्ट के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाने जैसी ड्रिल की गई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए राष्ट्र विरोधी शक्तियां प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाइयों, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की उपलब्धता बढ़ाई जाए। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के साथ लोगों को पानी, बिजली व आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी न हो। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। उनके सिविल एयरपोर्ट से आगामी 9 मई तक उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान 3 दिन के लिए रोक दी गई है। गृह मंत्रालय से देर शाम को आदेश आया है कि अगले निर्देश तक सीमा से सटे जिलों व संवेदनशील शहरों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक संपूर्ण ब्लैक आउट रहेगा। नागरिकों से आग्रह किया गया कि सायरन बजने पर घरों और वाहनों की लाइटें बंद कर दें। इन शहरों में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उनकी बिजली प्रशासन बंद करवाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की ओर से सभी अधीनस्थ डीआरएम और अन्य विभागों के अधिकारियों को सूचना दी गई है। बताया गया है कि छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी बुला लिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मंगलवार रात भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। बुधवार को युद्ध के हालात में आमजन को तैयार करने के लिए शहर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत शाम 4 बजे पहली बार सायरन बजते ही सिविल डिफेंस ने एमआई रोड स्थित बीएसएनएल ऑफिस, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल की, तो रात 8:30 बजे दूसरी बार सायरन बजते ही शहर की रोड लाइटें बंद हो गई। इस दौरान कई लोगों ने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का धर्म निभाया तो कई जगह इसकी कमी भी देखी गई। शाम को मॉक ड्रिल के तहत बीएसएनएल ऑफिस में एक के बाद एक 6 धमाके हुए। इसकी सूचना पर कलेक्ट्रेट का सायरन बजते ही सिविल डिफेंस के 35
स्वयं सेवक, 3 दमकलें व स्नारगल लैंडर, 4 एम्बुलेंस, 150 पुलिसकर्मियों, बम निरोधक दस्ता, ट्रैफिक पुलिस, डॉग स्क्वाड और ERT टीम के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं प्रमुख चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहनों को रोकने का इशारा किया तो चालकों ने हेडलाइट बंद कर वाहन खड़े कर दिए। करीब 15 मिनट तक शहर के प्रमुख चौराहे पर यातायात रुका रहा। OTS चौराहे पर वाहन चालक नीचे उतरकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वहीं सिविल डिफेंस मॉकड्रिल के चलते बुधवार शाम बाजार में भीड़ भाड़ कम देखी गई। ग्राहक नहीं होने के कारण जयपुर में 4 दीवारी के बाजारों में अधिकांश दुकानें ब्लैकआउट के पहले ही बंद हो गई। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि गर्मी और वेडिंग सीजन होने के बावजूद ज्यादातर बाजार रात 10 बजे तक खुलते हैं, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर असमंजस के चलते बुधवार को व्यापार कमजोर रहा। दूर दराज से आने वाले ग्राहक भी नहीं आए। शाम तक बाजारों में भीड़ आम दिनों के मुकाबले बहुत कम रही। इससे व्यापारियों ने जल्दी शटर डाउन कर दिए। वहीं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से संबद्ध अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहली बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मदद ली जाएगी। अब CISF की ओर से ये दोनों सेवाएं प्रदान की जाएगी। CISF को इसके लिए कार्य सौंपा गया है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि CISF की 3 टीमें SMS अस्पताल, कांवटी अस्पताल, गणगौरी अस्पताल, JK लोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सैटेलाइट अस्पताल जैसी अस्पतालों में यह तैयार रहेगी। इस कार्य के लिए समन्वय के लिए डॉक्टर गोवर्धन मीणा अतिरिक्त प्राचार्य को कॉलेज स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब दूसरी खबरें। शिक्षक बनने के लिए जरूरी B.Ed पाठ्यक्रम के प्रति युवाओं में रुझान घटता जा रहा है। पिछले 4 साल से इसके लिए आवेदन में युवाओं की संख्या में हर साल कमी हो रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा की ओर से 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली PTET 2025 के लिए इस बार सबसे कम यानी 2,02,000 युवाओं ने आवेदन किया है। साल 2024 में 2,80,000 ने आवेदन किया था, जो इस साल से 77,459 अधिक थे। वर्ष 2022 और 2023 में भी इस बार से अधिक आवेदन आए थे। बता दें कि PTET के लिए सबसे पहले मार्च 5 से 7 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 3 बार तिथि बढ़ाई गई। इसके बावजूद 2 लाख युवाओं ने ही आवेदन किया है। B.Ed से युवाओं का रुझान घटा। 1 लाख सीटों के लिए पहले 4 गुना तक आवेदन आते थे, अब 2 लाख ही, क्योंकि 10 लाख B.Ed धारी बेरोजगार है। जी हाँ, 10 लाख B.Ed धारी बेरोजगार है। इसके कारण युवाओं में B.Ed के प्रति रुझान घटा है। यहाँ 10 लाख B.Ed धारियों को रोजगार किस तरह से मिले, इसकी कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालय कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया व 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही इस प्रक्रिया व आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले में अंता विधायक कंवर लाल मीणा की SLP बुधवार को खारिज कर दी। यानी अंता विधायक मीणा की SLP सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। विधायक की जानी तय है। कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2005 का है और प्रार्थी 3 साल तक फरार रहा। ऐसे में केस का ट्रायल 2011 में शुरू हो सका। प्रार्थी की पुरानी पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती। SLP में राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मीणा को ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा रद्द करने से इनकार कर उन्हें ट्रायल कोर्ट में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया था। राजस्थान में 5 दिन से आंधी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में डबोक, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, डूंगरपुर, माउंट आबू सहित कई शहरों में बारिश हुई। डूंगरपुर में सर्वाधिक 42.5 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश से ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों व आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना है। ऐसे में उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर में हल्की मध्यम बारिश व मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं 12-13 मई से तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ने से फिर गर्मी का दौर शुरू होगा। फिलहाल अगले 5-6 दिन हीट वेव की संभावना नहीं है, यानी कि आपको 4-5 दिन आपको आराम है गर्मी से। बीकानेर सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने 5 मंजिला मदान कॉम्प्लेक्स में बुधवार को सिलेंडर फटने से छत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए।
5 की हालत गंभीर है। मरने वालों की पहचान सचिन, असलम और सलमान के रूप में हुई है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रोहित ने पिछले साल जून में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आएंगे व टीम के कप्तान बने रहेंगे। ग्रेटर निगम के मानसरोवर जोन जयपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सर्वाधिक शिकायत मिलने के बाद 3 माह पहले ठेके पर दी व्यवस्था चरमरा गई है। मानसरोवर जोन में ठेकेदार रवि ट्रेवल्स के ऊपर घरों से कचरा कलेक्शन करने नहीं पहुंच रहे हैं। कचरा गाड़ी के नहीं पहुंचने की लगातार शिकायतें आ रही है। ठेके पर देने के बाद भी मानसरोवर जोन में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शिकायतें नहीं हुई खत्म, रोज नहीं आ रहे हैं हुपर। अब देखना यह है कि अगर हुपर नहीं आते तो क्या किया जाएगा और किस तरह से उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जेडीए जल्द 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 12 मई को इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद आमजन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जून में जेडीए लॉटरी के लिए इन योजनाओं में भूखंड आवंटन करेगा। ग्राम बस्सी में गंगा विहार, चाकसू के काठावाला में यमुना विहार और बेनाड दौलतपुरा के ग्राम डाबरी में सरस्वती विहार आवासीय योजना लॉन्च होगी। इन तीनों योजनाओं का रेरा में पंजीयन किया जा चुका है। दिल्ली रोड कुंडा स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लायन सफारी से खुशी की खबर आई है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रहवास कर रही शेरनी तारा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने बताया कि शेरनी तारा और जन्मे दोनों शावक स्वस्थ हैं। एसएमएस अस्पताल जयपुर में गुरुवार को 2 किडनी डोनेट की गई। कैडेवर पेशेंट के हार्ट और लीवर लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऑर्गन के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से वे काम में नहीं लिए जा सके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने बताया कि चीड़ाबाद झुंझुनू जिले के 49 साल के रघुनाथ सिंह खेजड़ी के पेट से काम करते हुए घायल हो गए थे और एसएमएस में भर्ती कराया गया था। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 6 मई को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उनके ऑर्गन डोनेट किए गए। हाई कोर्ट ने प्रदेश में ई सिगरेट की बिक्री की गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को 7 जुलाई को शपथ पत्र पेश कर ये बताने के लिए कहा है कि ई सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी मैकेनिज्म बनाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री न हो। वहीं फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति मिली। इस भर्ती का अंतिम परिणाम 24 मार्च को जारी किया गया था। अब 1.5 महीने से चयनित नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, 29 मार्च को रोजगार मेले में सरकार ने इनको बधाई पत्र थमा दिए, लेकिन नियुक्ति का अब तक अता पता नहीं है। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सेन का कहना है कि करीब 1.5 माह बाद नवचयनित फार्मासिस्ट के ऑनलाइन पद स्थापन से संबंधित पोर्टल पर रिक्त फार्मासिस्ट पद के अभ्यर्थियों से विकल्प नहीं भरवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के आला अफसरों ने जल्द नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन अभी तक पद स्थापन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई। विद्याधर नगर स्टेडियम में 1 सप्ताह तक चली शिव पुराण कथा में रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें 85% तक महिलाएं शामिल हो रही थी। पुलिस ने यहाँ 25,000 भीड़ के आधार पर अनुमति दी थी, लेकिन रोज 4 गुना तक भीड़ पहुंच रही थी। पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट, परमिशन से 4 गुना पहुंची भीड़, 85% महिलाएं, 400 महिला पुलिसकर्मी लगाई। शिव महापुराण कथा का समापन। पांडाल भरने के बाद सड़क पर बैठकर सुनते थे कथा। दिव्यांगों के वैवाहिक परिचय के लिए देश के एकमात्र निःशुल्क वेब पोर्टल divyanghamsafar.com एंड एंड्रॉयड ऐप दिव्यांग हमसफर के द्वारा 18 मई को 5 दिव्यांग जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 3 मूर्ति सर्किल स्थित मूक बधिर स्कूल परिसर में होगा। राजस्थान में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिसमें दूल्हा दुल्हन दिव्यांग है। यह आयोजन निःशुल्क है। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक नरेंद्र लखी ने बताया कि इन 5 दिव्यांग जोड़ों में से एक जोड़ा मूक बधिर व बाकी 4 जोड़े पैरों से दिव्यांग है। शास्त्री नगर जयपुर में साइंस पार्क बच्चों और युवाओं के लिए सिर्फ देखने समझने की जगह नहीं रहा,
अब यह फ्यूचर टेक का हब बन गया है। यहाँ तारामंडल, 3D थिएटर, ट्रैफिक पार्क, साइंस गैलरी और इनोवेशन हब के साथ जून में 7D थिएटर भी शुरू होगा। करीब 90 लाख की लागत से बन रहे इस थिएटर में 48 लोग एक साथ फिल्म देख सकेंगे। पार्क के ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो अगले महीने तक पूरा होगा। इसमें दर्शकों को साइंस फिक्शन, एडवेंचर, थ्रिल से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएगी। साइंस पार्क में 90 लाख की लागत से तैयार हो रहा है 7D थिएटर यानी 7D थिएटर अगले माह से शुरू होगा। शहर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की रिहर्सल के चलते बुधवार को होने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। रविंद्र मंच पर शाम 6 बजे होने वाला रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह भी स्थगित कर दिया गया था। यह कार्यक्रम अब गुरुवार यानी आज दोपहर 1 बजे से उसी स्थान पर होगा। वहीं जवाहर कला केंद्र में होने वाले नाटक चित्रांगदा का मंचन अब 10 मई को किया जाएगा। आरएलपी अध्यक्ष व नागौर सांसद ने बुधवार को लगातार 20 जिलों से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कार्रवाई को सराहा। वहीं बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक में छोटे दलों को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाए। सांसद बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन छोटे दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया। हम आतंक के खिलाफ हर कार्रवाई में सरकार के साथ हैं और जिस उद्देश्य के लिए बैठक की जा रही है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। ऐसे में सरकार को प्रत्येक दल की बात सुननी चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पारंपरिक आयोजनों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करने और समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बर्तन बैंक योजना के रूप में एक अभिनव पहल कर रही है। इसके तहत प्रथम चरण में 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों में भी बर्तन बैंक प्रारंभ किए जाएंगे। सरकार ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की थी। कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक शुरू किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की विपक्षी दल कांग्रेस ने सराहना की और भारतीय सशस्त्र बलों के कदम को पहलगाम हमले का बदला बताया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी और पूरा भारत इस कार्रवाई का स्वागत करता है और भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सबने सेना और एनडीए सरकार को भरोसा दिलाया कि इस घड़ी में कांग्रेस उनके साथ है। इससे देश में बहुत बड़ी ताकत खड़ी होती है, हौसला बढ़ता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या की, तब से पूरे देश में लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आज हम सभी भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं और हम सब एक साथ हैं। ऐसे समय में हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया और मंत्रियों को गुजरात के बजाय राजस्थान में होना चाहिए। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसकी जांच एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत को जांच सौंपी गई है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में प्रमाणित हुआ है कि कार्रवाई में विधायक के दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठों पर सोडियम कार्बोनेट घोल से धोने पर हल्का गुलाबी रंग मिला। यह रंग रिश्वत में लिए नोटों पर लगे घोल के संपर्क से आया है। जांच के दौरान यह रंग दोनों सरकारी गवाहों को दिखाया गया, जिन्होंने हाथों से रंग निकलना स्वीकार किया है। एसीबी को पीए रोहित के मामा जसवंत के परिचित जगराम के घर से 19,17,000 रुपए मिले हैं। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान और स्वामी केशवानंद प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये करार मंगलवार को हुआ। इसका मकसद भारतीय कृषि को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़ना है। सीसीएस एनआईएम की नीतिगत विशेषज्ञता और प्रशिक्षण क्षमताएं अब एसकेआईटी की तकनीकी नवाचार और आईओटी में विशेषज्ञता से जुड़ेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का परिणाम गुरुवार को घोषित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा दोपहर 3:15 पर परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा 27 व 28 फरवरी को 3 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में कुल 14,29,822 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें लेवल 1 में 3,46,625 और लेवल 2 में 9,68,501 परीक्षार्थी थे
तथा दोनों लेवल के लिए कुल परीक्षार्थी 1,14,696 पंजीकृत थे। परीक्षा के लिए करीब 68 दिन बाद परिणाम जारी किया जाएगा। जी हाँ, रीट 2024 का यदि आपने एग्जाम दिया है तो तैयार रहे। आज 3:15 बजे आपका परिणाम आने वाला है। क्षेत्र से गुजर रहे यानी कोटा की यह खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सनखेड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार पोल से टकरा गई। कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि हादसे में कार सवार पति पत्नी व बेटी के साथ चालक की भी मौत हो गई। वहीं उनका साथी गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। आशंका है कि संभवतः कार चालक थक गया था और इससे उसे झपकी आने से यह हादसा हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली ने एक मामले में निजी अस्पताल के 4 चिकित्सकों के खिलाफ उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। बूंदी में 1 महीने पहले इंद्रगढ़ क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। पीड़िता के पिता ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद अब तक पुलिस नाबालिग को बरामद नहीं कर सकी। इसी को लेकर सकल सेन समाज में आक्रोश है। गुरुवार को इंद्रगढ़ शहर बंद रहेगा। साथ ही कचहरी दरवाजे के पास कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर दोपहर 12 बजे से चक्का जाम किया जाएगा। ये जानकारी सेन समाज के अशोक नरवान और राजेश नरवान ने दी है। बीमा क्लेम के लिए करीब 300 लोगों ने जिला एसआरजी अस्पताल से फर्जी डिस्चार्ज टिकट बनवा लिए हैं। ये खबर झालावाड़ की। नैतिकता की ये गिरावट देखिए। इस फर्जीवाड़े में जिला अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी व अन्य कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने का संदेह है, क्योंकि इनके बिना ये फर्जी रिकॉर्ड तैयार नहीं हो सकता। इस फर्जी रिकॉर्ड में डिस्चार्ज टिकट तो जिला एसआरजी अस्पताल का है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी जैसे ओपीडी, आईपीडी नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। कुछ टिकट में डॉक्टरों की सील व हस्ताक्षर व अस्पताल में कार्यरत है और कुछ टिकट में सील व हस्ताक्षर भी फर्जी है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से जिन इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करना है या फिर वापस हिंदी मीडियम स्कूलों में रूपांतरित करना है, ऐसे स्कूलों में फिलहाल प्रवेश नहीं होंगे। दरअसल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। जिन स्कूलों को प्रवेश के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं खोला गया है, उनमें प्रवेश नहीं हो रहे। हालांकि शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले 6 मई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। शिक्षा निदेशक ने एनआईसी के वरिष्ठ निदेशक आईआईटी को गए इस ऑर्डर में उल्लेख किया गया कि संलग्न सूची के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगी। संलग्न सूची को छोड़कर अन्य महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश का कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। संलग्न सूची में किस जिले के कितने स्कूल शामिल है, इसका खुलासा फिलहाल विभाग की ओर से नहीं किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एनएल कम प्रोग्रामर उप निदेशक परीक्षा 2024 का आयोजन अब 20 अगस्त को किया जाएगा। आयोग ने बुधवार को प्रस्तावित परीक्षा दिनांक में संशोधन कर तिथि जारी कर दी है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आयोग द्वारा यथासमय जारी कर दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि संशोधित कार्यक्रमानुसार इस परीक्षा का आयोजन अब 20 अगस्त 2025 को किया जाएगा। जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत तलाकशुदा पत्नी को भी राहत का हकदार मानते हुए अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पति की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। रेलवे कॉलोनी ये कोटा की खबर। पुलिस ने हनी ट्रैप की आरोपी महिला को झुंझुनू जिले के पिलानी से गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने रेलवे में टीटी हरिगोपाल मीणा से करीब 3 लाख रुपए ठग लिए। साजिश में महिला का पति भी शामिल रहा। वह खुद को झुंझुनू पुलिस में बताता और पत्नी के भागने की बात कहते हुए रुपए मांगता। टीटी का आरोप है कि महिला ने ब्लैकमेल करते हुए बहाने से उससे रुपए वसूलती रही। इस प्रकार महिला ने टीटी से करीब 3 लाख रुपए हड़प लिए। इस पर टीटी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।